स्टार्ट कर रहे हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, नंबर 1 प्रॉपर्टी है बेटा, द सम ऑफ observations, the sum of deviations of observations from their mean is 0। अच्छा, इस प्रॉपर्टी को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं तो समीशन x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अरिथमेटिक मीन को अगर आप एज ए डेविएशन यूज़ करें तो उन डेविएशंस का जो सम है वो हमेशा 0 आएगा। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर एक डेटा ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। सम ऑफ x आएगा 10, 20 एंड 30 और x बार की वैल्यू आ रही है 30 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 इज़ 6। हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आ रहा है वो आ रहा है 6। ओके, तो x में से अब हम 6 को माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। तो 2 माइनस 6 माइनस 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 माइनस 6 और 8 माइनस 2 एंड 10 माइनस 6। ये हो गया बेटा 4। यहाँ पर आप इसका सम करें, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखें, प्लस 6 और माइनस 6 0 आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे जब भी आप अरिथमेटिक मीन को एज ए डेविएशन यूज़ करेंगे तो उन डेविएशंस का जो सम है वो हमेशा 0 मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम मीन के अलावा कोई फिगर यूज़ करें तो वो 0 नहीं आना चाहिए। इसको भी चेक कर लेते हैं। एक वैल्यू मीन से पहले ले लेते हैं और एक वैल्यू मीन के बाद ले लेते हैं। आप तो चाहें तो इसके अलावा भी कोई डाटा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप मीन कैलकुलेट करें और उस मीन को आप माइनस करके चेक कर लें, आपका आंसर सेम रहेगा हमेशा। एक वैल्यू मीन से पहले ले लेते हैं, लेट्स से 4 ले लेते हैं। तो x माइनस 4 माइनस 2 0 2 4 एंड 6 और अब इसका यहाँ पे सम कर लेते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, 12 माइनस 2 इज़ प्लस 10। अच्छा, इसका मतलब देखिए यहाँ 0 नहीं आया। तो एक और चेक कर लेते हैं। अब एक वैल्यू मीन के आगे ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 2 माइनस 10 इज़ माइनस 8 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 एंड 0। यहाँ पे इसका टोटल कर लें, सम ऑफ x माइनस 10। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ का टोटल करें तो 10 एंड 20, ये वैल्यू आ रही है माइनस 20। तो देखिए बेटा, आप मीन के अलावा मैंने दो वैल्यूज़ लेकर उसका टोटल करके देखा है तो दोनों में 0 नहीं आ रहा। मीन से जब किया था तो 0 आ गया था। अच्छा, अब अगर इसको हम देखना चाहें कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, तो लेट्स से कहते हैं फॉर n इक्वल्स टू 5 फॉलोइंग डाटा इज़ अवेलेबल। ओके, क्या क्या है? सम ऑफ x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, सम ऑफ x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सम ऑफ x माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 20, देन फाइंड x बार। अच्छा, अब इस टाइप का, अब ये समझ लें कि आपके पास ये जो ऊपर का डाटा था वो अब नहीं है, आपके पास यही एक डाटा अवेलेबल है और इससे आपने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। करना क्या है इसमें? करना ये है कि पहली चीज़ जो आप इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पर डेविएशंस नज़र आ रही हैं। पहली डेविएशन 4 से है, दूसरी डेविएशन 6 से है, तीसरी डेविएशन 10 से है और फिर इन डेविएशंस का सम है। तो जैसे ही हमें डेविएशंस का सम कहीं पे नज़र आता है और अरिथमेटिक मीन की वो बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक मीन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और अरिथमेटिक मीन की फ़र्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि डेविएशंस फ्रॉम मीन जो है ना वो 0 आती हैं।
अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसके सम चेक करूँ तो पहला 10 है, दूसरा 0 है और तीसरा 20 है। जहाँ पर 0 मिल रहा है इसका मतलब है यहाँ जो कुछ डेविएशन के तौर पे लिखा हुआ है वो मीन है। 6 मुझे मीन मिल रहा है। ये अर्थमेटिक मीन की फर्स्ट प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया। आगे चलते हैं। अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ स्क्वायर्ड deviations, the sum of square deviations of observations from their mean is minimum. सिम्बॉलिकली हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे, समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल्स टू मिनिमम। अब ये सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है? सेकंड प्रॉपर्टी ये बता रही है कि अगर डेविएशंस फ्रॉम मीन है और आप उनका स्क्वायर करके सम करते हैं तो ये सबसे कम आना चाहिए। सबसे कम आना चाहिए इसका मतलब ये है कि मीन के अलावा अगर कोई वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम मीन से ज़्यादा आएगा। चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक किए बगैर तो हम किसी चीज़ पे यकीन करने वाले नहीं हैं। 2, 4, 6, 8, 10, sum of x 30, x bar 30 divided by 5, तो x bar is 6। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब हम इसको एज ए डेविएशन यूज़ करेंगे और इसका स्क्वायर भी करते जाएंगे। 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर 16, 4 माइनस 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर मेरे पास सम ऑफ x माइनस 16, x माइनस 6, सॉरी नॉट 16, 6, x माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो अब अगर मैं 6 के अलावा कोई नंबर यूज़ करूँगा तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आना चाहिए। अगेन चेक कर लेते हैं, एक वैल्यू मीन से पहले और एक वैल्यू मीन के बाद ले लेते हैं। मीन से पहले ले लेते हैं 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 16, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, ये 0, और 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 36 और 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पर सम ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बेटा यहाँ पे एक वैल्यू मिस हो गई है और ये वैल्यू है x माइनस 2 स्क्वायर था 2, ये 0 थी, ये 4 था और ये 16 थी वैल्यू। ओके, तो यहाँ बन रहा है 100 और ये 120। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब एक वैल्यू मीन के बाद ले लेते हैं, मीन के बाद 8 ले लेते हैं। स्क्वायर 2 माइनस 8 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 एंड 2 का स्क्वायर 4। अगेन सम ऑफ x माइनस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, प्लस कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 36 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 इज़ 60। ओके, तो अब आप ये देखें कि सेकंड प्रॉपर्टी हमें ये कह रही थी कि अगर आप मीन को एज ए डेविएशन यूज़ करें और उन डेविएशंस का स्क्वायर करने के बाद सम करें तो वो सम सबसे कम आने वाला है। तो यहाँ देखें, ये 40 आ रहा है, ये 120 है, ये 60 है। मीन के अलावा कोई भी नंबर यूज़ करेंगे तो उसकी स्क्वायर डेविएशंस का सम 40 से ज़्यादा आएगा। और अब अगर हम इसका एग्जाम क्वेश्चन देखना चाहें तो वो कुछ इस किस्म का हो सकता है। फॉर n इक्वल्स टू 5 फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल, फाइंड x बार। ओके, और वो डाटा क्या है?
सम ऑफ x माइनस, पहली वैल्यू हमने ली थी 2, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज 120, sum of x minus 6 square equals to 40 and sum of x minus next value थी 8 square equals to 60। और अब उसके बाद वो आपसे कहता है कि जी इसका लिए आप मीन कैलकुलेट करें। तो बेटा देखें यहाँ पर स्क्वायर डेविएशन नज़र आ रही हैं, तो जब स्क्वायर डेविएशन नज़र आ रही हो और मीन फाइंड आउट करना हो तो फिर हम देखेंगे कि कहाँ स्क्वायर डेविएशंस का सम सबसे कम आ रहा है। 40, इसका मतलब है यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो मीन है। तो x बार की वैल्यू आ गई 6। ये अर्थमेटिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें पहला है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन क्या है कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड or subtracted from every observation of the data। अगर डेटा की हर ऑब्जर्वेशन में से हम किसी कांस्टेंट को ऐड करें या किस कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करें तो इस प्रोसेस का नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन। अच्छा, इसकी भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू वेरिएबल मिल रहा है x प्लस 3 से, यानी ये जो y है हमें किस तरह से मिल रहा है, x की हर ऑब्जर्वेशन में हम 3 को ऐड कर रहे हैं। तो 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 3 11 और 10 प्लस 3 13। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है हमें मिल रहा है, ये बेसिकली हमें किस तरह से मिल रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से मिल रहा है, क्योंकि x की हर ऑब्जर्वेशन में हम 3 को ऐड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक वेरिएबल है z और ये हमें मिल रहा है x माइनस 2 से। तो 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 6 माइनस 2 8 माइनस 2 10 माइनस 2। तो z हमें किस तरह मिल रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से। y हमें किस तरह मिल रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन से। यानी यहाँ पर y है x प्लस 3 और z है हमारे पास x माइनस 2। कोई कांस्टेंट ऐड हो या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो तो इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। इसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या है कि इफ एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा is multiplied or divided by a constant। यानी अब डाटा की हर ऑब्जर्वेशन किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इसको हम कहेंगे ये चेंज ऑफ स्केल है। इसकी भी एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10। ओके, अब हमें y मिल रहा है 3x से। तो अब क्या हो रहा है कि x की हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 टाइम्स 3 6, 12, 18, 24 एंड 30। ये क्या है, चेंज ऑफ स्केल। लेट्स से z हमें मिल रहा है x अपॉन 2 से। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल था। और अब हम चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल दोनों एक साथ करके देखते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल।
2, 4, 6, 8 and 10. लेट्स से हमें y मिल रहा है 3x माइनस 2 से। तो अब x की जगह क्या करेंगे, 1 बाय 1 ये नंबर्स पुट करना शुरू करेंगे। 3 टाइम्स 2 6 माइनस 2 4, 3 4 12 माइनस 2 10, 3 6 18 माइनस 2 16, 3 8 24 माइनस 2 22, 3 10 30 माइनस 2 इज 28। तो अब ये क्या है, ये चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है, यानी अब y हमें कैसे मिल रहा है 3x माइनस 2। तो इस किस्म के जो रिलेशन आपको जब भी यहाँ नज़र आए तो ये है चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। अब अर्थमेटिक मीन के बारे में क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय change of origin and scale। अर्थमेटिक मीन चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। किस तरह से अफेक्ट होता है, लेट्स से इफ y इक्वल्स टू x प्लस 3 और y इक्वल्स टू x माइनस 2 और y इक्वल्स टू 3x और y इक्वल्स टू x अपॉन 2 और y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ये आपके सामने जो एग्जांपल्स हैं ये चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों की है। इन दैट केस अगर आपको y वैल्यूज़ का मीन लेना हो तो यहाँ पे था y और x को हम रिप्लेस कर देंगे y वैल्यूज़ के मीन और x वैल्यूज़ के मीन से। तो जहाँ पर y है वहाँ पर y बार लिख दें, जहाँ पर x है वहाँ पर x बार लिख दें। तो फिर अगर हमारे पास x वैल्यूज़ का मीन होगा तो y वैल्यूज़ का मीन हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। यानी इस पर अर्थमेटिक अप्लाई करेंगे, जहाँ कुछ वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, जहाँ कुछ वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस करेंगे तो हमें पूरा डाटा अगर हमारे सामने ना भी हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसका अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो लास्ट हमने लिया है इसमें पहले x वैल्यूज़ का मीन लेते हैं। सम ऑफ x इज़ 30 एंड x बार इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 5, x बार इक्वल्स टू 6। ओके, और अब यहाँ पर y वैल्यूज़ का भी टोटल ले लेते हैं। 4 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 80। और अब यहाँ पर अगर हम y वैल्यूज़ का मीन लें तो 80 डिवाइड बाय 5 इज 16। y वैल्यूज़ का मीन मिल गया, x वैल्यूज़ का मीन मिल गया। और अगर हम इस रिलेशन में y और x को x बार और y बार से रिप्लेस कर दें तो 3 टाइम्स 6 माइनस 2, 3 टाइम्स 6 18 माइनस 2 इज़ 16। तो ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल की जो प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि हमें पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस रिलेशन में x की जगह x बार और y की जगह y बार पुट कर दें तो हमें अगर एक वैल्यू गिवन होगी तो दूसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल, और ये आगे के भी जितने टॉपिक्स हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कंबाइंड मीन की। कंबाइंड मीन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप्स हों और हम उन ग्रुप्स का एक जगह पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहें तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको जनरल टर्म में इस फॉर्मूले को लिख के दिखा रहा हूँ। x बार के साथ मैंने सबस्क्रिप्ट में c लिखा है, इसका मतलब है ये कंबाइंड मीन है। n1 x1 बार, n2 x2 बार, n3 x3 बार एंड अप टू nn xn बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn।
अच्छा, अगर इस फॉर्मूले में हमारे पास सिर्फ 2 ग्रुप हों, फॉर 2 ग्रुप्स ओनली, तो फिर कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और अगर हमारे पास 3 ग्रुप हों, फॉर 3 ग्रुप्स ओनली, तो ये फॉर्मूला कुछ यूँ हो जाएगा n1 x1 बार n2 x2 बार n3 x3 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को फॉर एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और लास्टली बेटा हमारे पास है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ इक्वल इम्पॉर्टेंस की नहीं होती। आप लोगों ने ये मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट या इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट का नाम सुना होगा। तो इसमें बेटा मेरिट कैसे डिसाइड होता है, कुछ है आइडिया आप लोगों को? यानी इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक के मार्क्स, देन इंटर के मार्क्स, और देन आपका जो एंट्री टेस्ट है। वो ये कहते हैं कि जी आपके जो मैट्रिक है ना, इसकी जो वेटेज है ना हमारे नज़दीक वो 10% है, इंटर के मार्क्स की जो वेटेज है वो 40% है, और इसी तरह जो एंट्री टेस्ट है उसके मार्क्स की में हम 50% वेटेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इन तीनों को इक्वल मान रहे होते तो फिर हम ये कहते हैं कि मैट्रिक, इंटर और एंट्री टेस्ट सिंपल इनके मार्क्स को ऐड करते और डिवाइड बाय 3 कर देते, हमें एक एवरेज मिल जाता और हमारा मसला सॉल्व था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मैट्रिक की इम्पॉर्टेंस या वेट 10% है, इंटर का 40 है और एंट्री टेस्ट का 50% है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल अरिथमेटिक मीन यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? वेटेड अरिथमेटिक मीन। और इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स बार के साथ सबस्क्रिप्ट में w लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि ये वेटेड अरिथमेटिक मीन है। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखें तो सम ऑफ wx डिवाइडेड बाय सम ऑफ w। इस फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करें अरिथमेटिक मीन के ग्रुप डाटा के फॉर्मूले से, तो सिर्फ आपको इतना नज़र आएगा कि f की जगह पर आपने w लिख दिया, यानी वेट लिख दिया, बाकी इसकी कैलकुलेशन एज इट इज़ है। अच्छा बेटा, ये हमने देखी है प्रॉपर्टीज़, और अब इन प्रॉपर्टीज़ को लेकर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।